हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी वीएलटी की परीक्षा देने वाले साथी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। हमने जो पिछला सेशन किया था उसके अंदर एनिमल्स ब्रीड्स कंप्लीट की थी। उनके अंदर बताया था कि एनिमल ब्रीड से जो भी क्वेश्चन बनना है आपका यहीं से बन जाएगा। हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की थी और ये एक नई पहल भी है जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और जितने भी वहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको नोट डाउन करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हमारी ये जो नई शुरुआत है ये कैसी रही, क्या ये सही तरीका है कि हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी पोर्शन को कवर करें। हमने जो पिछली क्लास की थी उसके अंदर हमने एनिमल ब्रीड्स के बारे में पढ़ा था। एनिमल ब्रीड्स के बारे में हमने बताया कि कितनी ब्रीडें रजिस्टर है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था काली हरी घंटा के बारे में किया था, जो कि पंजाब और हरियाणा की एक ब्रीड है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो पोल्ट्री का ही था। उस पोल्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बता दूं, हमने बार बार डिस्कस किया था NBAGR के बारे में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। हमने बताया था कि 1985 के अंदर यह स्थापना हुई थी इसकी, 1984 के अंदर बेंगलोर के अंदर। 1985 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? करनाल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। करनाल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और 1995 के अंदर 1995 के अंदर जो आज हम जिस नाम से इसको पढ़ रहे हैं, 1995 के अंदर NBAGR इसका नाम हो गया था। क्या हो गया था? 1995 के अंदर NBAGR इसका नाम हो गया था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोल्ट्री है उसकी टोटल 19 ब्रीडें NBAGR ने क्या कर रखी है, रजिस्टर कर रखी है। काऊ के बारे में पढ़ा था हमने, 50 ब्रीडों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह ब्रीडों की संख्या 53 हो चुकी है। इसको हम एग्ज़ाम टाइम से पहले कन्फर्म भी कर लेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो बफ है उसकी टोटल ब्रीडें 19 रजिस्टर है। कितनी है? 19 रजिस्टर। इससे पहले वाली क्लास में हमने 17 भी ज़रूर बताया होगा, 17 भी बताया है। इसके बाद हमने सीप के बारे में पढ़ा होगा। सीप के बारे में हमने बताया कि इसकी जो 44 ब्रीड है वो रजिस्टर है। सीप के अलावा हमने गोट के बारे में पढ़ा। गोट के बारे में हमने बताया कि इसकी 34 ब्रीड है, लेकिन कहीं कहीं इसको 37 भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 37 भी लिखा गया है। इसके बाद हमने पढ़ा था डॉग्स के बारे में। इसकी 3 ब्रीडें बताई थी हमने। हॉर्सेज की 7 ब्रीडें बताई थी और कैमल की टोटल हमने 9 ब्रीडें रजिस्टर बताई हुई है। स्वाइन की हमने कितनी बताई थी? 10 ब्रीडें बताई थी। कितनी? 10 ब्रीडें। काली हरी घंटा ये पोल्ट्री का एक क्वेश्चन था। पोल्ट्री के अंदर हमने बताया कि 19 ब्रीडें क्या है इसकी, रजिस्टर है। 19 ब्रीडें रजिस्टर। ये क्वेश्चन एक बार हम कर ही लेते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने करवाया था उसमें हमने पढ़ा कि जो बिगेस्ट ब्रीड है वो कौन सी है। बिगेस्ट इसका मतलब बिगेस्ट होगा वो क्या होगा? जाइंट होगा। तो जर्सी ब्लैक जाइंट। कॉक फाइटिंग के लिए कौन सा जाना जाता है? असील जाना जाता है। क्या कौन सा जाना जाता है? असील जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लखनवी मुर्गा भी कहा जाता है। और इसके अंदर टांगों के ऊपर जो बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्पर बोलते हैं वो वेल डेवलप्ड होता है। इसके बाद हमने बेस्ट लेयर ब्रीड पढ़ी। बेस्ट लेयर ब्रीड कौन सी पढ़ी थी हमने? लैग हॉर्न पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? लैग हॉर्न। और हमने बताया था कि यह 320 अंडे प्रति ईयर देती है। क्या देती है? 320 अंडे पर ईयर देती है। इसके बाद हमने पढ़ा बेस्ट ब्रोइलर ब्रीड के बारे में। बेस्ट ब्रोइलर ब्रीड के बारे में बताया कि यह कौन सी है? एक कार्निस ब्रीड है। कार्निस इसका नाम रखा गया। और बेस्ट ब्रूडर ब्रीड हमने बताया कि न्यू हैम्पशायर है। जो काला मासी है उसके लिए किसको जाना जाता है? कड़कनाथ को जाना जाता है, जो कि क्या है? MP की ब्रीड है। इसके रक्त के अंदर आयरन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। एशियाटिक लाइटेस्ट ब्रीड हमने बर्मा को बताया। और ब्लू कलर के एग के लिए जो जानी जाती है उसको हमने उसका नाम किसको दिया गया है? अंडुलेशियन ब्रीड को दिया गया है।
आज हम आरडी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आरडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरडी के बारे में जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ क्या करना है, मिलान करना है। पार्ट 2 से पार्ट 1 की तरफ क्या करना है, मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। हमें पता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव इन मेल क्या होगा, टेस्टिज होगा। और टेस्टिज के बारे में हम बता देते हैं कि इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और यह स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। स्क्रोटम के अंदर सेफ रहते हैं। स्क्रोटम क्या होगा, एक पाउच होगा। क्या होगा, स्किन का एक पाउच होगा। और स्क्रोटम एक पाउच होगा। इसके अलावा जो टेस्टिज है वो शरीर से सप्रमैटिक कॉर्ड के माध्यम से क्या होंगे, जुड़े होंगे, सप्रमैटिक कॉर्ड्स के माध्यम से। और इसी सप्रमैटिक कॉर्ड के माध्यम से जितनी भी नर्व होगी या फिर ब्लड सप्लाई होगी वो टेस्टिज तक क्या करती है, पहुंचती है। और ड्यूरिंग कास्ट्रेशन के दौरान इसी सप्रमैटिक कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है, रप्चर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसी सप्रमैटिक कॉर्ड को रप्चर किया जाता है ताकि टेस्टिज की जो ब्लड सप्लाई है वो नर्व सप्लाई हो क्या हो जाए, बंद हो जाए। हमने टेस्टिज के बारे में पढ़ा कि यह क्या होगा, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और इसके अंदर क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होगी। क्या होगी, सेमिनिफेरस क्या होगी, ट्यूबल्स होगी। और इनका काम क्या होगा, इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर कुछ सेल्स होगी, उसको क्या बोला जाता है, जर्म सेल होगी। और इसके अलावा क्या होगी, नर्स सेल होगी। जर्म सेल होगी और नर्स सेल होगी। जर्म सेल और नर्स सेल ये क्या करती है, जर्म सेल और नर्स सेल इनका काम क्या होगा। जो जर्म सेल थी ये हमने बताया, जर्म सेल इसका काम क्या होगा, जर्मिनेशन का काम होगा। इसका मतलब टेस्टिज क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन सेल को स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल बोला जाता है। इनका क्या काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना होता है। जैसे ही जर्म सेल के द्वारा स्पर्म को बना दिया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है इसके अंदर कितने दिन लगते हैं, 63 डेज लगते हैं। 63 डेज लगते हैं। जैसे ही स्पर्म बना दिया, स्पर्म को न्यूरिश करने का काम, किसका होगा, स्पर्म को न्यूरिश करने का काम किसका होगा, वो होगा नर्स सेल का। किसका होगा, नर्स सेल का। और इन नर्स सेल को क्या बोला जाता है, स्पर्म मदर सेल भी बोला जाता है। अब देखिए, जैसे ही स्पर्म बना उसको न्यूरिश किसने किया, उसको न्यूरिश किया है स्पर्म मदर सेल ने। और उसको क्या किया है, प्रीपको बनाने की कोशिश की। क्या करी है, प्रीपको बनाने की कोशिश की है। और जैसे ही स्पर्म बनता है, ये क्या होगी, ये मान लीजिए ये क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होगी। इनका काम क्या था, स्पर्म को बना था। और इनके बीच के अंदर एक और सेल होगी जिसका नाम क्या होगा, लेडिक सेल होगा, या फिर क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल होगा। क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल होगा। इन सेल्स का काम क्या होगा, इन सेल्स का काम होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का। क्या काम होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का इनका काम होगा। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो स्पर्म बना था उसको क्या करेगा, मैच्योरिटी देने का काम करेगा। क्या काम करेगा, मैच्योरिटी देने का काम करेगा। जैसे ही स्पर्म सेल बनता है, ये क्या करेगा, इसके बाद जो एपिडिडाइमस होगा, एपिडिडाइमस के अंदर प्रवेश करेगा। उस एपिडिडाइमस से पहले यह रेटिटेस्टिस नाम के एक पार्ट के पास जाता है। रेटिटेस्टिस से यह एपिडिडाइमस का जो पहला पार्ट होगा, जिसको हम हेड बोलते हैं या फिर कैपेट बोलते हैं, उसके पास चला जाता है। एपिडिडाइमस के यहाँ रेटिटेस्टिस होगा। और यहाँ से यह एपिडिडाइमस के अंदर जो पहला पार्ट होगा कैपेट होगा, जो बीच वाला मिडल पार्ट बॉडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा इसको काइवडा बोलते हैं। यहाँ से ये स्पर्म जाएगा और जो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, टेल ऑफ एपिडिडाइमस, यहाँ पर जाकर यह स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद यहाँ एपिडिडाइमस के अंदर इसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है
और इसके अंदर क्या आती है, फर्टिलिटी और क्या आती है, मोर्टिलिटी आती है। मेनली किसके लिए, मोटिलिटी के अंदर, मोटिलिटी के लिए है यहाँ पर स्टोर होता है। और अगर यह इसका इजैकुलेशन नहीं हो पाता तो यह क्या होगा, वापिस से इसके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, वासा डेफरेंस होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, वासा डेफरेंस होगा। यहाँ से गया, यहाँ से वापस क्या होगा, वासा डेफरेंस। और वासा डेफरेंस का जो लास्ट पार्ट होगा इसका काम क्या करता है, स्टोरेज का काम होता है इसका। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो फूला हुआ पार्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला ही एक पार्ट किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, जहाँ पर क्या होगा, एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन के ऊपर फर्टिलाइजेशन का काम होता है। क्या होता है, एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन के ऊपर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन आ जाए क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर तो उसका उत्तर होगा एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन। अगर एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन ना आए और अकेला एम्पुला आ जाए और स्टेमस भी हो तो तब उत्तर क्या आएगा उसका, एम्पुला आएगा। क्या आएगा, एम्पुला आएगा। ठीक है जी, जैसे ही वो वासा डेफरेंस से एम्पुला के अंदर वायबल स्पर्म काउंट स्टोर होंगे, उसके बाद जो वासा डेफरेंस का जो एम्पुला पार्ट है वो यूरिथ्रा के माध्यम से आगे ग्लांस पेनिस तक जाएगा, जहाँ से क्या होगा, यूरिन और सीमन दोनों का इजैकुलेशन होता है। किसके, यहाँ इसी पार्ट से, किसके पार्ट से, यूरिथ्रा वाले पार्ट से। अब देखिए, जो स्पर्म थे उसको रास्ते के अंदर, जो स्पर्म थे उसको सीमन बनाने का काम किसने किया, सीमन बनाने का काम किसने किया था, असेसरीज ग्लैंड्स ने किया था, असेसरी ग्लैंड्स ने। और उन असेसरी ग्लैंड्स के अंदर नाम कौन सी ग्लैंड्स का आता है, असेसरी ग्लैंड्स के अंदर नाम आता है, एक आता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का। एक क्या आता है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, या फिर इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक आता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का। देखिए, जो स्पर्म था, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स है, इसका नाम ही सीमन से बना हुआ है। इसका मतलब सीमन का जो मोस्ट ज़्यादा पार्ट होगा, वॉल्यूम देना, वो किसका काम होगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का होगा। जो स्पर्म था उसको एनर्जी देना, उसको क्या करना, एनर्जी देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना, वो काम किसका होगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी यही एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो क्या होगी, अनपेयर्ड होगी, मतलब संख्या में एक होगी। और डॉग के केस में यह सिर्फ क्या होगी, डॉग के केस में इन तीनों के अंदर से क्या होगी, सिर्फ एक प्रोस्टेट ही प्रेजेंट होती है डॉग के केस में। और बुल्बो यूरिथ्रल या फिर जो काउपर्स ग्लैंड है ये किसके केस के अंदर होगी, सिर्फ स्वाइन के केस में वेल डेवलप्ड होगी, स्वाइन के केस में वेल डेवलप्ड होगी। प्रोस्टेट का काम क्या होगा, पीएच को क्या करना है, मेंटेन करना, उसकी पीएच को मेंटेन या फिर आयंस को देना। और जो बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है ये क्या करती है, यह जो यूरिथ्रा के अंदर जो यूरिन पड़ा होगा उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है, या उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा हमारा ग्लांस पेनिस, ग्लांस ग्लांस पेनिस, हमने बताया था इसके बारे में। जो फीमेल के अंदर लेबिया लेबिया माइनोरा है, यह उसके क्या होगा, एक लेबिया माइनोरा होगा, एक क्या होगा, लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा किसके समझात हमने बताया था, समझात की बात करी थी हमने, मेजोरा को बताया था कि यह किसके होगी, टेस्टिज के समझात होगी। और जो माइनोरा है ये किसके होगी, प्रीप्यूस शीथ के। और जो ग्लांस पेनिस है ये किसके समझात होगा, क्लाइटोरिस के समझात होगा। जिस प्रकार से फीमेल के केस में क्लाइटोरिस से एक एक्साइटमेंट पैदा होती है, उसी प्रकार मेल के केस में ग्लांस पेनिस से क्या होगी, एक्साइटमेंट पैदा होगी। ग्लांस पेनिस का जब क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम देखते हैं कि हॉर्सिज के केस में ग्लांस पेनिस के जो पीछे वाला भाग होगा यहाँ पर एक बॉर्डर मिलेगा। और इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर को क्या बोला जाता है, देखिए जैसे ये हॉर्स है इसका जो लास्ट बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर है, इसको बोला जाता है कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोला जाता है, कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है जी।
और जो प्रीप्यूस शीथ होगी हॉरस के केस में वो क्या होती है, डबल फोल्डेड होती है। क्या होती है, डबल फोल्डेड होती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स के क्या अंदर क्या होगी, फीमेल्स के अंदर होगी क्या, फीमेल के केस के अंदर यह होगी ओवरी। क्या होगी, ओवरी। ओवरी के बारे में हमने पढ़ा था कि पोल्ट्री के केस में जो लेफ्ट ओवरी होगी वह डेवलप्ड होगी और लेफ्ट क्या होगी, ओविडक्ट डेवलप्ड होगी, जो कि क्या है, फंक्शनल होगी। लेकिन इन केस ऑफ बोवाइंस के केस के अंदर जो राइट ओवरी होगी वो वेल डेवलप्ड होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड है उस साइड क्या मिलता है, रूमन मिलता है, और रूमन के कारण ही जो लेफ़्ट ओवरी है वो क्या होगी, वेल डेवलप्ड नहीं हो पाती। क्या होती है, डेवलप्ड नहीं हो पाती। ओवरी के बारे में हमने पढ़ा, ओवरी के बारे में हमने पढ़ा कि यह एक ओवरी है और ओवरी के अंदर जन्म के साथ ही ओसाइट्स क्या हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर जो ओसाइट्स की संख्या होगी वो लगभग 75,000 के करीब होगी, जो आगे जाकर 25,000 और अंत के अंदर 1500 के करीब रह जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ओवरी से ओवम या अंडे का निकलना, यह हम गलत पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें पढ़ना होगा कि ओवरी से क्या निकलना, ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ओवरी के अंदर जो पहली स्टेज होगी उस पहली स्टेज के अंदर हम फोलिकुलर फेज के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी के अंदर हम ल्यूटियल फेज के बारे में पढ़ेंगे। फोलिकुलर का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर क्या होगी, फोलिकल की डेवलपमेंट होगी। ल्यूटियल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। कार्पस ल्यूटियम की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। इसके बाद फोलिकुलर के अंदर जो पहली स्टेज होगी वो क्या होगी, प्रोस्ट्रस होगी। क्या होगी, प्रोस्ट्रस के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है और यहाँ पर क्या होगा, FSH की जो वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और जो फोलिकल्स होते हैं उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 से 5 दिन का। इन केस ऑफ बीच के केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, प्रोइस्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग भी बोला जाता है, इसके बाद स्टेज आती है ईस्ट्रस की। ईस्ट्रस के अंदर क्या होगा, ईस्ट्रस के अंदर पशु के अंदर LH हार्मोन, जो FSH हार्मोन है, उसके कारण जो फोलिकल था वो वेल ग्रोथ किया और उसके बाद हमने उसका नाम क्या रख दिया, ग्रैफिन फोलिकल रख दिया। ग्रैफिन फोलिकल के अंदर जो थिक्का इंटरना सेल थी, क्या थी, थिक्का इंटरना सेल से वहाँ से क्या एक हार्मोन निकलेगा, जिसका नाम क्या रखा हमने, एस्ट्रोजन लिखा। हम इसको पढ़ते हैं थिक्का इंटरना, उसके बाहर थिक्का एक्सटर्ना। जो थिक्का इंटरना होगी उस वहाँ से क्या निकलेगा, एक हार्मोन निकलेगा। लेकिन थिक्का इंटरना के अंदर भी जर्मिनल सेल्स होगी जहाँ से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और यह एस्ट्रोजन हार्मोन जो साइन ऑफ हीट होते हैं, क्या होते हैं, साइन ऑफ हीट होते हैं, उसको लाने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। कौन से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। थिक्का किससे निकलते हैं, थिक्का इंटरना सेल से, थिक्का सेल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, थिक्का सेल या जर्मिनल सेल से निकलते हैं। इसके बाद जैसे ही पशु क्या आएगा, हीट के अंदर आता है, वो क्या हो जाता है, अनरेस्ट हो जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा, और जो शुरुआती स्टेज होगी उसके अंदर क्या होगा, जो पशु हीट में आता है, जो काऊ हीट में आती है, वो क्या करेगी, अदर काऊ के ऊपर क्या करेगी, माउंटिंग करेगी, बार बार क्या करेगी, यूरिनेशन करेगी। इसके बाद क्या होगा,
जब परफेक्ट हीट में होगी, जहाँ हम कहते हैं कि यह AI करने का सही समय है, उस टाइम पर क्या होगी, जो काऊ होगी वो किस पोजीशन में आ जाएगी, माउंटिंग पोजीशन में आ जाएगी। मतलब कि अगर कोई दूसरा पशु इसके ऊपर माउंटिंग करता है तो यह क्या करेगी, उसका अपोज नहीं करेगी। तो कौन सी कंडीशन होगी, माउंटिंग कंडीशन आ जाएगी। दूसरे कुछ पशु हैं जैसे कि इक्वाइन है। इक्वाइन के केस के अंदर मतलब कि हॉर्सेज या मेयर के केस के अंदर, मेयर के केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, स्प्लिट हीट देखने को मिलती है। स्प्लिट हीट का मतलब क्या है कि टूटमा हीट, बार बार हीट में आना, बार बार हीट में आते हैं। अब हीट में आ गए, थोड़ा समय के बाद फिर हीट में आ जाते हैं, स्प्लिट हीट, टूटमा हीट बोलते हैं जिसको देसी भाषा के अंदर स्प्लिट हीट है। और इसके अंदर हम मेयर के अंदर विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस है, मतलब क्लाइटोरिस का बार बार उभरना हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देखी जाती है हीट के अंदर। इसके बाद एक टेस्ट और होता है जिसको बोला जाता है राइडिंग टेस्ट। राइडिंग टेस्ट, इसके अंदर क्या होगा, राइडिंग टेस्ट इन केस ऑफ स्वाइन, स्वाइन के केस में जब हम स्वाइन की पीठ के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वह पीठ को ऊपर उठा लेता है और एक आरक सा बना लेता है। तो हम समझ जाते हैं कि वह क्या है, हीट के अंदर है। क्या है, हीट के अंदर है। इन केस ऑफ कैमल, कैमल के केस में रट सीजन आता है। क्या आता है, रट सीजन आता है, जो कि कहाँ कब से कब तक है, नवंबर से मार्च तक चलता है। हम कह सकते हैं कि दिवाली से होली तक चलता है, दिवाली से होली तक चलता है। और इसी मौसम के दौरान जो कैमल है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई रहता है। इसको बोलते हैं रट सीजन। क्या बोलते हैं, रट सीजन। और एक प्रकार की साउंड प्रोड्यूस की जाती है इस सीजन के अंदर, जिसको गर्गलिंग साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्गलिंग साउंड भी बोला जाता है। और इसी सीजन के अंदर कैमल में सबसे ज़्यादा मैंडिबल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। मैंडिबल फ्रैक्चर होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इसके बाद गोट और शीप के केस में स्विंगिंग ऑफ टेल, मतलब कि टेल को बार बार हिलाना हीट का क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, हीट का साइन होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन से पशु किस किस सीजन के अंदर हीट में रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम होगा मोनोइस्ट्रस। मोनोइस्ट्रस का मतलब क्या होगा, ऐसे पशु जो कि साल भर के अंदर एक ही बार क्या आते हैं, हीट में आते हैं। इसके अंदर क्या होगा, बिच होगा, जंगली जानवर होंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है क्या होगा, पोलिस्ट्रस। पोलिस्ट्रस क्या होगा, ऐसे पशु होंगे जो साल भर क्या होंगे, हीट में रहते हैं। मतलब कि एक समय के बाद बार बार वे क्या आते हैं, हीट में आते रहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, काऊ होगा, क्या होगा, गोट होगा, काऊ होगा, गोट होगा। इसके बाद एक टर्म आती है सीजनल पोलिस्ट्रस। इसका मतलब क्या है कि यह एक सीजन के अंदर ही बार बार क्या आते हैं, हीट में आते हैं। इसके अंदर एग्जांपल होगा बफेलो, शीप। बफेलो क्यों, क्योंकि बफेलो को क्या बोला जाता है, शॉर्ट डे ब्रीडर बोला जाता है। कि जब दिनों की लंबाई कम हो जाती है तब ये हीट में आना शुरू करते हैं। और साइलेंट हीट का मतलब ऐसा, इस हीट के अंदर पशु हीट में तो रहता है, इसके अंदर ओवुलेशन तो होता है, लेकिन जो बिहेवियरल साइन होते हैं वे हमें क्या करते हैं, पशु के अंदर क्या है, वो दिखाई नहीं देते। शॉर्ट डे ब्रीडर। और इसके बाद हमने एक इसके अंदर पढ़ा था शीप। ये क्या है, बरसाती मौसम के अंदर ज़्यादा हीट में आती है, बरसाती मौसम के अंदर ज़्यादा हीट में आती है। मेयर क्या आती है, लॉन्ग डे ब्रीडर होती है। क्या होती है, लॉन्ग डे ब्रीडर होती है। जब दिनों की लंबाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उस समय पर मेयर सबसे ज़्यादा हीट में आती है। और लगभग जो फॉलिंग की प्रोसेस मतलब कि पर्चुरेशन की प्रोसेस है, वो लगभग नाइट के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब हम कहाँ थे, ईस्टर स्टेज पे थे। ईस्टस के बाद ल्यूटियल स्टेज के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवरी से क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte क्या निकला, बाहर निकला। निकलने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुई जिसका नाम हमने क्या रख दिया, कार्पस ल्यूटियम रख दिया। इसका मतलब जो मैट ईस्टर स्टेज होगी, मैट ईस्टस
स्टेज होगी, मैट स्ट्रेस स्टेज के अंदर किस हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है? एफएसएच हार्मोन का लेवल तो घटने लगता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ने लगता है। एफएसएच का लेवल क्या है था? डाउन होगा, और एलएच का लेवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ने लगता है। एलएच का लेवल बढ़ने लगता है। और जो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर क्या होने लगती है? डेवलप्ड होने लगती हैं। जो मैट स्ट्रेस के अंदर हमने बताया कि जो एफएसएच का लेवल घट जाता है, एलएच का लेवल यहाँ पर बढ़ता है। एलएच का लेवल स्ट्रेस स्टेज के अंदर क्या था? स्ट्रेस स्टेज थी, उसके अंदर क्या था? एलएच का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन मैट स्ट्रेस स्टेज होगी, यहाँ पर एफएसएच का लेवल तो घटता ही था ही, लेकिन यहाँ क्या होगा? एलएच का लेवल भी क्या हो जाता है? घटने लगता है। क्या करता है? एलएच का लेवल भी घटने लगता है। और यहाँ पर किसका लेवल बढ़ने लगता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल का हार्मोन बढ़ने लगता है। लगभग देखा गया है कि जो ओवुलेशन है वो स्ट्रेस स्टेज के अंदर, स्ट्रेस जो स्टेज है उसके अंदर हो जाता है लगभग पशुओं के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ बोवाइन के केस में जो ओवुलेशन है वो हमने किस स्टेज के अंदर देखते हैं? हम मैट स्ट्रेस स्टेज के अंदर देखते हैं। और बोवाइन के अंदर मैट स्ट्रेस स्टेज के अंदर ही मैट स्ट्रेस क्या देखी जाती है? ब्लीडिंग देखी जाती है। मैट स्ट्रेस ब्लीडिंग देखी जाती है। इसके बाद डाई स्ट्रेस स्टेज आती है। मैट स्ट्रेस स्टेज है, यह जो बीच है उसके अंदर क्या होगी? एब्सेंट भी होगी। बीच के अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसके बाद आती है डाई स्ट्रेस के अंदर क्या होगा? डाई स्ट्रेस स्टेज के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा होगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल का लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होने के बाद अगर पशु ठहर जाता है, पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, तो सीएल क्या रहेगा? परसिस्ट रहेगा। सीएल क्या रहेगा? परसिस्ट रहेगा, और लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता रहेगा। इसको ही प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है? इस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है। लेकिन अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तब क्या होगा? तब जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम वाल है वहाँ से एक हार्मोन स्रावित होगा, PGF2 अल्फ़ा, प्रोस्टोग्लैंडिन अल्फ़ा हार्मोन है, वो क्या होगा? स्रावित होगा। और यह स्रावित क्या कर देगा? यह क्या कर देगा? प्रोस्ट्रस स्टेज के अंदर सीएल को क्या कर देता है? रिग्रेस कर देता है। और रिग्रेस होने के बाद वहाँ पर एक वाइट स्पॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाइट स्पॉट बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? CA मतलब कि कार्पस एल्बिकेंस। और दोबारा से वही स्टेज प्रोस्ट्रस, ये स्टेज शुरू हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो CL फेज है वो कौन सा है? डाई स्ट्रेस है। CL फेज क्या है? डाई स्ट्रेस है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद ये ओवरी थी, यहाँ से ओवुलेशन हुआ, यहाँ पर एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी? कीप लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसका नाम होगा इनफंडिबुलम। और यहाँ ये क्या कर लेगा? इसको, इस ओवा को या फिर सेकेंडरी ओसाइट को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। और इसी इनफंडिबुलम पार्ट के अंदर पोल्ट्री के केस के अंदर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इन केस ऑफ बीच एंड मेयर जो ओवुलेशन है वो कौन सी साइट से होता है? प्राइमरी oocyte से ही हो जाता है। प्राइमरी oocyte से ही हो जाता है। लेकिन अन्य के केस में किससे होता है? यहाँ से क्या निकल रहा है? सेकेंडरी oocyte। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला पार्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? इनफंडिबुलम के बाद इनफंडिबुलम, एम्पुला, और यहाँ पर इस्थमस के बाद क्या आता है? यूट्रस आता है। यूट्रस के बाद यहाँ पर क्या होगा? सर्विक्स होगा। क्या होगा? सर्विक्स होगा। अब देखिए, जो बोवाइन है उसके केस के अंदर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के ऊपर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इसके बाद 22 दिन के अंदर हार्ट बीट शुरू होती है बच्चे की, और लगभग 33 या 35 दिन के अंदर वो यहाँ पर जाकर यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया ओवरी के बारे में पढ़ लिया।
इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ओवरियन फोसा। ओवरियन फोसा क्या होता है? ओवरियन का मतलब ओवरी, फोसा का मतलब एक गड्ढा, मतलब कि ओवरी के ऊपर क्या है? एक गड्ढा है। हम मेयर के केस के अंदर देखते हैं, मेयर के केस में जो ओवुलेशन है वो कहाँ से होता है? सिर्फ एक ही साइड से होता है, बार बार एक ही साइड से होता है, और वहाँ पर ऐसा करने से क्या हो जाता है? एक वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, फोसा बन जाता है। लेकिन अन्य स्पीसीज के अंदर क्या होगा? जगह जगह से ओवुलेशन होता है, अब की बारिश से, अगली बारिश से, यह ऐसे होता है। लेकिन मेयर के केस में एक ही जगह से होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ओवरियन फोसा बोला जाता है इन केस ऑफ मेयर। ओवरियन वर्षा, ओवरी के चारों तरफ एक लेयर होगी, एक लेयर होगी, उसको क्या बोला जाता है? ओवरियन वर्षा। ओवरियन वर्षा जो इसको लिगामेंट से बांधे रखती है, ओवरियन वर्षा। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ओवरी की। पहला क्वेश्चन है कि बीन शेप ओवरी किसके अंदर होती है? बीन शेप ओवरी, बीन शेप ओवरी किसके अंदर होगी? ये होगी क्या? बीन शेप ओवरी, मतलब कि किडनी के आकार की। और हम अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोटिंग किडनी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है? लेफ्ट किडनी फ्लोटिंग किडनी होगी, क्योंकि जो रोमन है वो कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में होने के कारण वो क्या कर, जैसे ही रोमन फुल होता है तो वह ऊपर की तरफ, और जैसे ही रोमन खाली होता है तो नीचे की तरफ चली जाती है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जो किडनी है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग किडनी। लेफ्ट किडनी को क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग किडनी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन है कि बीन शेप्ड जो ओवरी है वो किसके केस के अंदर होगी? बीन शेप ओवरी किसके केस के अंदर होती है? वो होती है हमारी मेयर के केस में। बीन शेप ओवरी मेयर के केस में। एलिमेंट शेप का मतलब है कि बादाम की शेप की तरह, वो किसके अंदर होती है? एलिमेंट शेप। एलिमेंट शेप किसके अंदर होती है? इन केस ऑफ काऊ बफ एंड गोट। काऊ बफ एंड गोट एलिमेंट शेप होती है। अगर टिपिकल एलिमेंट आ जाए, टिपिकल एलिमेंट शेप, टिपिकल एलिमेंट शेप वो होती है किसके अंदर? शीप के अंदर, शीप के अंदर। इसके बाद ओवल शेप, लगभग ओवल शेप किसके अंदर भी देखी गई है? बफेलो और गोट के अंदर क्या देखी जाती है? ओवल शेप देखी जाती है। क्या देखी जाती है? ओवल शेप। इसके बाद आता है कॉन्टूर शेप। कॉन्टूर शेप में जिसकी एक फिक्स शेप नहीं है, ये किसके अंदर देखी जाती है? कॉन्टूर शेप। और मलबरी शेप, मलबरी शेप देखी जाती है इन केस ऑफ हैन। मलबरी शेप, मलबरी शेप है इन केस ऑफ हैन। या बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंचेज ऑफ ग्रेप्स और मलबरी शेप एक ही प्रकार की शेप होती है। ये दोनों किसके अंदर है? बंचेज ऑफ ग्रेप्स आ जाए तो हैन के केस में, और मलबरी शेप आ जाए तो किसके केस में? स्वाइन के केस में। किसके केस में? स्वाइन के केस में। और कंटूर शेप किसके केस में? कैमल के केस में। कंटूर शेप किसके केस में? कैमल के केस में। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं क्लंच ऑफ ग्रेप्स। ये हमने बता दिया हैन के केस में, कंटूर शेप, मलबरी शेप स्वाइन के केस में। मलबरी शेप, मलबरी शेप बीच के केस में भी देखी जाती है। मलबरी शेप बीच के केस में भी देखी जाती है। बीच के केस में भी कैसी होती है? मलबरी शेप होती है। अब इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, अगर एलिमेंट शेप आ जाए तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं? काऊ बफ के केस में, बफ के केस में ओवल शेप भी माना जाता है, और गोट के केस में। अगर आ जाए आपका क्लंच ऑफ ग्रेप्स, ये हैन के केस में। अगर आ जाए आपका मलबरी शेप, ये किसके केस में? बीच के केस में, या फिर स्वाइन के केस में भी देखा जाता है। और कॉन्टूर शेप कैमल के केस में। बीन शेप मेयर के केस में। इसके बाद आता है फंक्शनल हार ओवरी इन हैन। हैन के अंदर कौन सी फंक्शनल ओवरी होगी? लेफ्ट ओवरी होगी। कौन सी होगी? लेफ्ट ओवरी होगी। विच ओवरी इज बिग इन साइज इन काऊ। काऊ के केस में जो कौन सी ओवरी है वो बड़ी होगी? कौन सी ओवरी होगी? राइट ओवरी बड़ी होगी। कौन सी ओवरी होगी? राइट ओवरी, क्योंकि लेफ्ट की साइड हम क्या पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर रोमन है। टेस्टिकल बोवाइन के अंदर कौन सा होगा? लेफ्ट टेस्टिकल बड़ा होगा। लेफ्ट टेस्टिकल बड़ा होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं थीका इंटरना सेल से कौन सा हार्मोन होगा? हमने पढ़ाया था थीका इंटरना सेल से कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। लेडिक सेल से कौन सा निकलता है? लेडिक सेल से
लेडिक सेल से हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओवुलेशन के लिए LH हार्मोन। फोलिकुलर ग्रोथ के लिए FSH हार्मोन। फोलिकुलर ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन है? FSH हार्मोन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्पस ल्यूटियम से कौन सा निकलता है? Cl से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा हार्मोन। PGF2 अल्फा हार्मोन। PMSG का मतलब प्रेग्नेंट मेल सीरम गोनाडोट्रोपिन। ECG का मतलब इक्वाइन। और PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन। जो PM है, PMSG है, ये FSH हार्मोन की तरह काम करता है। HCG हार्मोन है वो किसकी तरह काम करता है? LH हार्मोन की तरह काम करता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी सुधार करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत थी, देख रहे हैं कि अगर सही रहा तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आगे कोई और सॉल्यूशन देखेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद।